दिग्विजय जी, आपके पास जल्दी से आते हुए, क्योंकि इस बार तो आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए वो चुनाव के पहले आपसे अलग होते हैं कि जाट वोट आईएनएलडी और जेजेपी के बीच में बटे और आप लोग उस गेम प्लान में आगे बढ़ते हैं। सही है क्या? ये नंबर्स आपसे क्या कह रहे हैं? सरकार के कामकाज से लोग बहुत असंतुष्ट हैं। जननायक जनता पार्टी को बने हुए लगभग 6 वर्ष का समय हुआ और सत्ता पहले वर्ष ही हमें 10 सीटें हासिल हुई और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हम सत्ता में शामिल हुए। हम मुद्दों के आधार पर शामिल हुए। हरियाणा पहला प्रांत बना जिसमें 75% लोकल को रोजगार देने का वादा हमने पूरा किया। 50% महिलाओं को पंचायतों का हक दिलवाया। सरपंच, जिला परिषद की मेंबर आज महिलाएं बनी हैं, वो दुष्यंत चौटाला की देन। 8% बैकवर्ड समाज को हिस्सा देने का काम किया हमने किया। अभी अभेदुबे जी कह रहे थे फसलों की बात, हमने 16 फसल पर पूरी एमएसपी और कोरोना काल में जब देश में मंडियां बंद हो रही थी तो दुष्यंत चौटाला ने 1100 से ज्यादा नई मंडियां खोल करके एक नया इतिहास रचा। किसान के खाते में सीधा पैसा देकर के पहला प्रांत में, मैं आपके नोटिस में डालना चाहूंगा, हरियाणा पहला प्रांत है किसान के खाते में सीधा पैसा जाता है। पंजाब में देख लीजिए, अन्य प्रांतों में देख लीजिए, कहीं ये व्यवस्था नहीं है। इस सरकार से लोग दुखी हैं, मैं इस बात को स्वीकारता हूं। उसका बड़ा कारण है कौशल रोजगार निगम। इन्होंने भर्तियां खत्म कर करके एक जो पहले चला आता था कि भर्तियां जो कच्ची भर्तियां होती थी वो भर्तियां हो जाया करती थी, मगर एक कौशल रोजगार निगम ने ऐसा झकझोर दिया हरियाणा प्रदेश को जिससे हरियाणा प्रदेश त्रस्त है। दूसरा है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं डवाली में। मैं एक व्यक्ति से मिला जो अपने ननिहाल में रहता है, अपने नाना के यहाँ रहता है। वो राजस्थान से आया है और वहां पर वो बैकवर्ड समाज से संबंध रखता है और उसका यहाँ परिवार पहचान पत्र में बैकवर्ड समाज में इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि राजस्थान में परिवार पहचान पत्र नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना दिया और अधिकारियों के हाथ में सरकार चली गई, जनप्रतिनिधियों से कोसों मील दूर। इसीलिए कहीं ना कहीं चाहे मनोहर लाल खट्टर रहे हो और चाहे आज की सरकार। अब मैं नायब सिंह सैनी जी को तो बुरा नहीं, ये लोकसभा चुनाव के पहले हुआ ना, इतने दिन तक सरकार में साथ रहने के बाद ये सब कुछ महीने में हो गया। 3-4 महीने में ये सब हो गया। मैं तमाम चीजों को समय समय पर उठाते रहे। 5100 का वादा, शुक्ल साहब बैठे हैं, मैं इनसे पूछूंगा दुष्यंत चौटाला का गठबंधन जब हुआ था अमित शाह जी के साथ तो 5100 का वादा क्यों किया था इन्हें पेंशन का और उसे पूरा क्यों नहीं कर पाए? गठबंधन टूटने का बड़ा कारण यह है कि वादा पूरा नहीं कर पाए, जो वादा कमिटमेंट हरियाणा की जनता से था, दिग्विजय या दुष्यंत चौटाला से नहीं था। कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त लाइव आज तक पर। एक दो सवाल उनसे लेते हैं, फिर आप दोनों के पास भी आएंगे। कृष्णपाल जी, पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपको क्या परिस्थिति दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर तो भारी नाराजगी दिख रही है। ये देखिए, असंतुष्टों की संख्या हर कैटेगरी में, चाहे वो सरकार के कामकाज से हो, मुख्यमंत्री के प्रदर्शन से हो, विधायकों के प्रदर्शन, सांसदों के प्रदर्शन, असंतुष्ट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कृष्णपाल जी, मुझे मालूम नहीं है आपका जो सर्वे है कितने असंतुष्ट हैं, कितने संतुष्ट हैं, मुझे तो भी जानकारी नहीं है। आप बताएंगे तो फिर मैं किसी बात का जवाब दूंगा। सांसदों का प्रदर्शन 29% मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी सर, जल्दी बता देती हूँ, आप सुन के फिर जवाब दे दीजिएगा। आपने सांसदों का जो प्रदर्शन है उसको लेकर 29% कह रहे हैं संतुष्ट है, 38% कह रहे हैं असंतुष्ट है और 21% कह रहे हैं कुछ हद तक, मतलब वो स्विंग वोटर्स के तौर पर आप उन्हें देख सकते हैं। आप खुद भी एक सांसद हैं फरीदाबाद से। कृष्णपाल जी, बाकी नंबर्स भी आपको दिखा रहे हैं, जल्दी से दिखाइए सरकार के प्रदर्शन को लेकर। सरकार के कामकाज से 27% संतुष्ट हैं, तो वहीं पर कुछ हद तक संतुष्ट वाले 25%, असंतुष्ट 44%। ये देखिए सर, 44% कह रहे हैं हम असंतुष्ट। ठीक नहीं आ रही, जरा 1 मिनट रुकिए जरा। आवाज अब आ रही है सर? अब आ रही है? अच्छा ठीक है, आप लगाते रहिए तब तक। मैं चूंकि नंबर्स ही आपको बताना है। मुख्यमंत्री के प्रदर्शन वाले सवाल पर 22% संतुष्ट कह रहे हैं, 19% कुछ हद तक, असंतुष्टों की संख्या 40% है। अब तो ये दो नंबर्स आपने जान लिए, आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? क्या देखिए, 4 बातें हैं सर। सबसे ज्यादा बेरोजगारी। एक मुझे पहला नंबर जी बोलिए कृष्णपाल जी। हेलो, बोलिए। नहीं, मुझे बताइए, सांसदों का 29% संतुष्ट, हाँ, और 38% बताया आपने।
38%। सरकार के कामकाज से 27% संतुष्ट, 44% असंतुष्ट। मुख्यमंत्री के प्रदर्शन से 22% संतुष्ट, 40% असंतुष्ट। आवाज नहीं, अभी भी नहीं जा रही सर? मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही इसमें। कोई नहीं सर, हम इसको ठीक कराते हैं अभी। कृष्णपाल जी, एक बार फिर से इसको ठीक करा के उनको फिर से थ्रू कराइए। अब आ रही है सर? चलिए उसको फिर से कनेक्ट करके उसके बाद से आएंगे। संजय जी, ये नंबर्स क्या कह रहे हैं? ये मतलब बड़े पैमाने पर हम देखें, जो लोकसभा में जो रिजल्ट्स आए थे उसी का एक्सटेंशन होता हुआ विधानसभा में भी आपको दिख रहा है। असंतुष्टों की संख्या बल्कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अंजना जी, मुझे लगता है कि ये आंकड़े बहुत साफ संकेत दे रहे हैं। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। चुनाव लगभग 1 महीने में होने वाला है और आप सारे पैमानों पर देख लें, अगर विधायकों के कामकाज की बात हो, सरकार के कामकाज की बात हो, मुख्यमंत्री के कामकाज की बात हो, या फिर हम एमपीज के कामकाज की बात करें, सारे मुद्दों पर जनता नाराज दिखाई पड़ती है। 40 से 45% लोग कहते हैं असंतुष्ट हैं और संतुष्टों की संख्या लगभग 20-25% है। तो मेरे हिसाब से तो संकेत बहुत साफ है, बीजेपी के लिए हरियाणा में खतरे की घंटी है। आशुतोष जी, लोकसभा चुनाव में 12% वोट बीजेपी का गिरा था और 15% वोट कांग्रेस पार्टी का ऊपर हुआ था। ये क्या बता रहा है? कुल मिलाकर वही एक्सटेंशन आपको दिख रहा है या उससे भी मतलब स्थिति आपको हंग की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है? मैं पूछ रही हूँ, या आपको एकदम एक तरफा कांग्रेस की तरफ दिखता है? अंजना, मैं इस बार जो डेटा आपका है, अगर हम इसको थोड़ा सा कोलैट करते हैं 2019 के डेटा से, ठीक है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें मिली थी, लेकिन उसके 6 महीने के बाद जब विधानसभा की सीटें आई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, 40% पे आकर टिक गई। 40 सीटों से वो 40 पे आ गई। और वोट परसेंट हुआ करीब 36% के आसपास। नहीं, वोट परसेंट बढ़ गया था। नहीं, 33, देखिए 52 से 36। अब मेरा सवाल ये है, 52 लोकसभा में, 36 विधानसभा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी प्रचंड जीत 2019 के लोकसभा लेकिन 2014 के विधानसभा में उन्हें 33% मिला था जब उनकी 47 सीटें आई थी, और जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2019 का तो 36% वोट आया, लेकिन 40 सीटें, 7 सीटें घट गई। उसमें फर्क क्या है? फर्क क्या है? 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 6 सीटें थी सिर्फ। 6 से 47 आई, 41 सीटों का इजाफा हुआ था, तो जाहिर सी बात उनका बेस बढ़ा। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा के चुनाव में जब आपको प्रचंड जीत हासिल हुई, 10 की 10 सीटें मिली, तो 6 महीने के अंदर आपकी सीटें कम से कम 56-60 तो होनी चाहिए थी, वो 40 पे आके टिक गई। मेरा सवाल इसी बात को लेकर, आज जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं और विधानसभा सीट आने वाली है, 44% का आंकड़ा यहां दिखा रहा है जो नाराजगी सरकार के खिलाफ, तो ये तो लैंडस्लाइड भी हो सकता है, क्योंकि 44% फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में जिस भी पार्टी को मिलता है वो मान ले कि उसकी सरकार बननी लगभग तय होगी। यहां का विपक्ष के खिलाफ अब सवाल उठता है 34%, तो 34% लोग विपक्ष को हटाना चाहते हैं, 44% लोग सरकार को हटाना चाहते हैं। वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है। विपक्ष को हटाना नहीं चाहते हैं, विपक्ष से असंतुष्ट है। असंतोष का मतलब ही वही है कि विपक्ष और भी बेहतर कुछ कर सकता है हमारे लिए। बट चुनाव तो सरकार को लेकर है ना, विपक्ष का चुनाव तो है नहीं वहां। बिल्कुल। रोजगार सबसे बड़ा अगर मुद्दा है अभय जी, इसके बाद में प्रेम शुक्ला जी फौरन आपके पास आऊंगी। रोजगार अगर सबसे बड़ा मुद्दा है, 45% कह रहे हैं, तो रोजगार के लिए आपके पास क्या है ऑफर करने को? क्योंकि मुझे ऐसा कई बार लगता है कि अगर विपक्ष की भूमिका से लोग असंतुष्ट भी रहते हैं तो उनको लगता है कि नौकरियों में वो हमें क्या बेहतर दे सकते हैं, ये प्रश्न उनके मन में रहता है। तो आपको ये मौका है, आप बताइए कि नौकरियां कैसे आप बढ़ाएंगे? अंजना जी, एक हरियाणा में एक और बहुत बड़ी बात हुई है रोजगार के संदर्भ में। वहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भर्ती परीक्षा घोटाले हुए हैं। लगभग 27 से 28 भर्ती परीक्षाओं के स्कैम हुए हैं, जिससे वहां के छात्रों का विश्वास सरकार पर से उठ गया। एक जो सबसे बड़ी कमी मोदी सरकार की है, राष्ट्रव्यापी कमी है। इस हिंदुस्तान की बैकबोन जो है वो एमएसएमई है, खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जिसका 45% है, 40% एक्सपोर्ट में उसका कंट्रीब्यूशन है, वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर दिया। और ये अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, खुद इनके इकोनॉमिक सर्वे देख लेंगे, आरबीआई की रिपोर्ट देखेंगे, तो वो 2-3 प्रमुख कारण बताते हैं। एक नोटबंदी, एक गलत तरह से जीएसटी, और एक चीन से बेतहाशा इंपोर्ट। तो वो राहुल गांधी जी का दृष्टिकोण है कि हमको उसको सबसे अच्छे तरीके से रिवाइव करना है, हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फोकस करना है। जैसे इन्होंने कोविड के टाइम में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन एक स्टार्ट की थी, वहां खुद सरकार की रिपोर्ट में यह सामने आया कि उसको पूरी तरह फंडिंग नहीं किया।
तो हम उस बैकबोन को मजबूत करेंगे तो न सिर्फ हरियाणा, सारे प्रांतों में हम उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। आज जो इनइक्वालिटी है उसी से सबसे बड़ी बेरोजगारी है। अगर आप देखिए कि हिंदुस्तान के 10% लोगों के पास 70% सारे संसाधन जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ मुट्ठी भर अमीर लोग बेतहाशा अमीर हो गए और जो मध्यम वर्ग था, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति था, छोटे छोटे मझोले उद्योग थे, वो पूरे इस सरकार ने स्पॉइल कर दिए। तो हमारा मूल मंत्र यही है, जो राहुल गांधी जी आप देखिए, अगर वो जा भी रहे हैं तो वो चर्मकार के पास जा रहे हैं, वो गीग वर्कर के पास जा रहे हैं, वो रेलवे के कुलियों के, तो वो जो छोटे लोग हैं वो ही बैकबोन हिंदुस्तान की है। और हरियाणा में किसान, खासकर हमारा पूरा फोकस होगा किसान जो है वो बैकबोन है हरियाणा की। उनके खिलाफ इस सरकार ने बहुत बर्बरता की है, दुर्व्यवहार किया है। अच्छे व्यवहार की अपेक्षा तो नहीं जो आपके सर्वे में दिखाई दे रहा है। समर्थन मूल्य का कानून राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि इसी सरकार के समय, इसी कार्यकाल के समय, अर्थात मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये मोदी सरकार केंद्र में नहीं रहेगी, गठबंधन की सरकार आएगी और एक व्यापक, वो 8 बजे तक आते 8 बजे तक हम वो नंबर्स भी दिखाएंगे कि अगर आज हो चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, किसकी आएंगी कितनी सीटें। लेकिन जिन्हें आपने बहुत सारे अलग अलग लोगों से राहुल जी मिलते हैं, आपने छोटे लोग कहा, वही लोग हमारे टीवी देखते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने में। मुझे लगता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है, बचना चाहिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल से, बचना चाहिए सर। नहीं गलत, आप मेरे शब्दों की गलत व्याख्या मत कीजिए। मैंने कहा बैकबोन है, वो रीढ़ की हड्डी है। अगर 1600 करोड़ रुपए रोज अडानी जी कमाते यही हैं, छोटे तो लोग देश के बैकबोन करेंगे तो वो जी यही कहा, यही लोग, मैं मिसकोट करती नहीं हूँ, शामिल है। चलिए जल्दी से प्रेम शुक्ला जी आप मोर्चा संभालिए, क्योंकि 44% असंतुष्ट की संख्या एक लैंडस्लाइड की तरफ इशारा कर रहा है। क्या बीजेपी को ये बात समझ में आ रही है? बेरोजगारी का मुद्दा देखिए, ये सीएम एक स्कीम चलता है ना सर बीजेपी में, सीएम बदलो राज करो, वो वाला स्कीम चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मनोहर लाल साहब को अगर मार्च के महीने में आप हटा के सोचते हैं एक नया चेहरा ले आएंगे और उससे हो जाएगा, या एक जो जाट पॉलिटिक्स वहां चलती है 22 से 25% जाट है, नहीं हम जाट नहीं, हम किसी और को बनाएंगे, अब 2.5% जो सैनी है हम उनको बनाएंगे, हमारा काम इतना अच्छा होगा कि काम के नाम पर जीतेगा। ये सब स्कीम अब जनता समझ नहीं रही है, मतलब उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। उनको चाहिए नौकरी, बेरोजगारी से मुक्ति। ये हरियाणा कहता हुआ दिखाई दे रहा है, लैंडस्लाइड का इशारा है। देखिए अंजना जी, अन्नदाता को छोटा कहना जो है वो साफ तौर पर सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। राहुल गांधी की पार्टी को वो छोटे लगेंगे। अरे गोलियां मार दी आपने। मोदी जी को नीच कहती थी प्रियंका वाड्रा, वो नीच कहेंगे आपकी और उनको अपमानित करेंगे। लोगों को अपमानित करना जो है, अब देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था ना अंजना जी, ये क्या तरीका है अपने बारे में? अभय जी रुक जाइए ना, अभय जी रुक जाइए। अच्छा ये तो मैंने प्रेम शुक्ला जी उनको पहले ही बोल दिया। अजीब आप मेरे सवाल पे आइए ना जी। तो नहीं तो उसको मुझे स्मरण नहीं, मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूं। लेकिन ये विरोधी को नीच कहेंगे, अन्नदाता को छोटा कहेंगे, इनकी जो दृष्टि है वही बता रहा हूं मैं, वो रिपीट कर रहा हूं। और स्वाभाविक तौर पर अंजना जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री को परिवर्तित करने की क्षमता, कार्यकर्ताओं के बल पर, काम के बल पर बारंबार करने की क्षमता, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। 2014 के पहले तो हरियाणा में आशुतोष जी इत्यादि जैसे जो विशेषज्ञ हैं, वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बना सकती है। आप 2014 के पहले आशुतोष जी से पूछ लेती तो वो टास्क करते, लेकिन हरियाणा में हमने सरकार बनाई, 10 वर्षों से चलाई, और अशोक गहलोत की सरकार की तरह घोटाले नहीं किए, भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार की तरह घोटाले नहीं किए। आज आप ही का सर्वे बता रहा है कि सिर्फ 4% भ्रष्टाचार का मुद्दा है। क्यों भ्रष्टाचार, भर्ती में घोटाले नहीं होते। और हमने जो है बेरोजगारी का भी आपको बता रहा हूं, 91 से 2012 तक एनएसएसओ का आंकड़ा है, सिर्फ 6.4 करोड़ लोगों को नौकरी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सबसे बड़े क्रांतिकारी अर्थवेत्ता थे, उनके कार्यकाल में, प्रधानमंत्रित्व और वित्त मंत्रित्व के कार्यकाल में 6.4 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली, और 6.6 करोड़ लोगों को नौकरियां 2019 से 2024 के कोरोना के पीरियड के बावजूद। ये आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी के विरुद्ध अभियान चलाने की क्षमता मोदी जी के बजट में जो है,
किस तरह से बेरोजगारी को दूर करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान, आज तक मुझे बताइए किसी और सरकार ने कभी किया था बेरोजगारी को दूर करने का किसी प्रकार का प्रावधान? 2009 से 2004 से 14 में अभी अभय जी बता दें कितनी नौकरियां इन्होंने दी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कितनी नौकरियां दे दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इन्होंने जो विकास की जो दर थी वो क्या करके रखी थी, हरियाणा की दुर्गति की स्थिति तक ले जा गए थे। यह पूरा हरियाणा भली भांति जानता है कि सिर्फ दामाद जी को प्लॉट देने के अलावा सिर्फ जो है पूरी तरह से वो लैंड का जो रिकॉर्ड है वो परिवर्तित करने के अलावा और कुछ नहीं हुआ था। और तो देखिए आपकी 10 साल से ज्यादा की सरकार हो गई है, की सरकार हो, हम पारदर्शी सरकार चला रहे हैं। अगर कोई केस बनता है तो आपको प्रूव करना था कि खाली बस यही सुनाते रहना हर बार। अरे शुक्ला जी सुनिए ना, शुक्ला जी सुनिए ना, आपने अभी कहा ना कि हम लोग फैसले को कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने का उनको भी अधिकार है, कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग फैसले को परिवर्तित कर सकते हैं। अरे प्रभु सुनिए, तो आप कहते हैं ना कि कार्यकर्ताओं के दम पर हम फैसलों को परिवर्तित कर सकते हैं। आपके जो वित्त मंत्री है शुक्ला जी, वित्त मंत्री हरियाणा, उनका बयान है कल का, कहते हैं कि कोई भी किसी की भी सरकार बने, कांग्रेस की भी बने, हम 6 महीने से ज्यादा चलने ही नहीं देंगे। आप लोगों ने तो पहले ही फैसला कर लिया है। कांग्रेस के लोगों को जानते हैं तो खुद ही कहते हैं बिकाऊ है कांग्रेसी, ये कांग्रेसी खुद ही कहते हैं हमारे लोग बिकाऊ हैं, इन्हीं के लोग कहते हैं भाई। हम तो कभी जो है घोड़ा बाजार नहीं बोला। आप बताइए अंजना जी, आया राम गया राम जब का शब्द, राम को भी बदनाम करने का कुकर्म ये इन्हीं की कांग्रेस ने किया। भजन लाल पूरी सरकार लेके चले आए थे, याद है ना 80 का 70 का 80 का दशक। आया राम गया राम शब्द मतलब जो है राम को भी हर तरह से बदनाम करने का दुष्कांड जो है इन्हीं लोगों ने रचा। शुक्ला जी, लेकिन आप लोग शायद भूल गए होंगे, अनिल विज साहब भी नाराज होकर बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे रहते हैं गुस्से में। आप लोगों ने जिस तरह से उनकी सीनियरिटी को दरकिनार करके कर दिया, इधर कुमारी शैलजा वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा, इनकी लड़ाई तो सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। किरण चौधरी वहां से घुसाकर भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर आ गई, अब तो आप उनको राज्यसभा भेज ही रहे हैं।